हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं उस वीडियो सीरीज़ में जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा इसमें स्वर्ण भंडार, जो कि आप लोगों ने अभी न्यूज़ में सुना भी होगा कि सोनभद्र में एक सोने की खदान मिली है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा यहाँ पर हैवी टेबल जोन प्लानट फाइंडर, HPF कहा जा सकता है इसे। तो हम समझेंगे कि हैवी टेबल जोन प्लैनेट फाइंडर क्या है, इसके क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तीसरा टॉपिक रहेगा यहाँ पर नई एक प्रकार की किस्म की एक एंटीबायोटिक खोजी गई है, तो यह एंटीबायोटिक जो है वो किस प्रकार से मेडिकल क्षेत्र में फ़ायदा पहुँचाएगी ये समझेंगे। और दो टॉपिक रहेंगे यहाँ पर इन्वायरमेंट से संबंधित, जिसमें से पहला रहेगा यहाँ पर कवास टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर इस पूरे वीडियो का अंतिम टॉपिक रहेगा मलई महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये 5 टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है प्रतिदिन आपको शाम को 7 बजे से 7:30 बजे के मध्य मिल जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और उसी समय आप इसको देख लें। और आप हमारे फेसबुक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम आप सर्च करेंगे अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। तो वहाँ पर आपको और भी जो इन्फॉर्मेशन होती है दिन भर की करंट अफेयर और फैक्ट, वो वहाँ पर मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कि अच्छे से कंटेंट डिज़ाइन करके वहाँ पर अपलोड किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, जिसमें से पहला टॉपिक है यहाँ पर स्वर्ण भंडार मतलब गोल्ड डिपॉजिट। तो देखिए, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में लगभग 160 किलोग्राम स्वर्ण भंडार की खोज की है। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 3000 से आसपास तकरीबन सोने सोने का मतलब मिलने की संभावना है। एक्चुअली में ये सब जो बातें थी वो न्यूज़ में थी, अपनी जगह पर थी, लेकिन जब GSI ने जब पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली और ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन जारी किया, तो उसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पर लगभग 160 किलो स्वर्ण भंडार होने की संभावना है। और जो भी यहाँ पर बताया गया है, लगभग यहाँ पे 58 हज़ार टन के आसपास वहाँ पर और है, मतलब जो अयस्क होता है अयस्क मिलेगा। तो अयस्क में से जब सोने को निकाला जाएगा यहाँ पर, तो उसकी जो मात्रा होगी वो होगी यहाँ पर 160 किलोग्राम। अब यहाँ पे समझना होगा कि विश्व स्वर्ण परिषद मतलब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में 600 टन से अधिक स्वर्ण भंडार है, जो कि दुनिया में भारत 10वें नंबर पर आता है। यहाँ पर अमेरिका पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर चाइना है और 10वें नंबर पर यहाँ पर भारत है। तो सोने का जो वज़न है वो मतलब सोने का वज़न ट्राई ऑन्स में मापा जाता है। ये आपको याद रखना होगा कि जो सोना होता है ना, सोने का जो वज़न होता है ट्राई ऑन्स में ना मापा जाता है, ना कि किलोग्राम में। तो एक ट्राई ऑन्स इज इक्वल टू 31.104768 ग्राम के आसपास होता है एक ट्राई ऑन्स। इसके साथ साथ जो सोने की शुद्धता होती है, शुद्धता नापी जाती है कैरेट में। याद रखिए, सोने का जो वज़न होता है वो ट्राई ऑन्स में नापा जाता है, इसकी जो शुद्धता होती है वो कैरेट में मापी जाती है। और 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध होता है। और जो गहने बनाए जाते हैं, जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, वो 24 कैरेट सोने का नहीं होता है, वो होता है 22 कैरेट सोने का। क्योंकि जो 24 कैरेट का सोना होता है, शुद्ध सोना होता है, वो उसमें भंगुरता कम होती है। इस वजह से उसमें भंगुरता ज़्यादा होती है, टूट जाता है वो, इसलिए उसमें 2 कैरेट मिलाया जाता है, अन्य प्रकार के जो उसमें पदार्थ मिलाए जाते हैं, ताकि उसकी जो लचीलापन है उसको थोड़ा ठोस किया जा सके। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि सोनभद्र कहाँ पर है, पहले तो ये समझना होगा हमें। तो देखिए, सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश में है। तो ये देखेंगे आप यहाँ से, तो ये जो सोनभद्र वाला क्षेत्र आता है, तो सोनभद्र जो आप देखेंगे तो ये पूरे इस क्षेत्र में आता है, जो कि सोनभद्र एक विशेष प्रकार से 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तो देखिए, लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा जिला है। मतलब पहला लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पर सोनभद्र सबसे बड़ा जिला है। यह देश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको समझना होगा कि जो सोनभद्र है वो मुख्यतः 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक मध्य प्रदेश है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, मतलब पश्चिम में मध्य प्रदेश है, यहाँ पर देखेंगे इसके दक्षिण में छत्तीसगढ़ है यहाँ पर। और जब आप यहाँ पर उत्तर में देखेंगे, दक्षिण उत्तर साइड में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो झारखंड है, और पूरब साइड में देखेंगे तो बिहार है। तो इस प्रकार से 4 राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को साझा करता है। सोनभद्र एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर कई खनिजों के भंडार भी है, जैसे कि बॉक्साइट है, चूना पत्थर है, कोयला है, सोना है,
यहाँ पर अन्य प्रकार के मतलब खनिज पदार्थ थे और यूरेनियम की भी संभावना यहाँ दर्ज की जाती है। फिर यहाँ पर यह बेलन और कर्मनासा जो नदी है उन नदियों सहित मतलब गंगा की सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है यहाँ पर। तो ये देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर, तो यह कर्मनासा नदी और इसके बाद जो यहाँ की गंगा नदी, इसका ये अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है पूरा का पूरा। इस जिले से होकर सोन नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। फिर रिहंद नदी का उद्गम जो छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले की उच्च भूमि से होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो रिहंद नदी है इसका जो उद्गम होता है वो छत्तीसगढ़ में से होता है सरगुजा जिले में। तो यहाँ से होकर के यह उत्तर की ओर बहकर सोनभद्र में सोन नदी में जाकर के मिलती है ये। तो ये जो है आप इधर देखेंगे तो ये यहाँ से निकलते हुए सरगुजा से निकलते हुए ये बहती हुई जाती है और यहाँ पर सोनभद्र में जाकर के ये मिल जाती है सोन नदी में। तो फिर ये जब सोन नदी में जाकर के मिल जाती है और फिर जो रिहंद पर स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर एक मतलब डैम है यहाँ पर, जिसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जलाशय है जो कि आंशिक रूप से सोनभद्र जिले में और आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है ये। तो ये आपको याद रखना होगा, जो रिहंद नदी है, जो रिहंद नदी पे बांध बना हुआ है गोविंद वल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्हीं के नाम पर ये बनाया गया है। तो ये सोनभद्र जिले में है और मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ आंशिक हिस्सा आता है। तो देखिए मध्य प्रदेश में कुछ आंशिक हिस्सा ये वाला क्षेत्र इसका आता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का अधिकांश हिस्सा सोनभद्र जिले में आता है, जो कि सोन नदी के पूर्वी छोर पर सामान्यतः कैमूर रेंज के साथ पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। तो ये आप ये पूरा जो क्षेत्र है इसको देख सकते हैं। तो जो कैमूर है वो कैमूर जो वन्य क्षेत्र है वो भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो गुफा चित्रकला जो है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। तो सोनभद्र विंध्य क्षेत्र में पाए जाने वाले कई गुफा चित्रकला स्थलों के लिए भी जाना जाता है। लखानिया गुफाएं कैमूर पर्वत माला में स्थित है और अपने सुंदर चिरनूतन शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। यह ऐतिहासिक पेंटिंग लगभग 4000 वर्ष पुरानी भी जानी जाती है। फिर यहाँ पर खोड़वा पहाड़ या घोरमंगर, यहाँ एक प्रसिद्ध प्राचीन गुफा चित्रकला भी यहाँ पर स्थित है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको पूरी की पूरी इसकी डेमोग्राफी से संबंधित, इसके ज्योग्राफी से संबंधित, इसके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित और इसका जो भी यहाँ पर मिनरल्स के रिसोर्सेज से जो भी मिल सकता है यहाँ पर, ये सारी मैंने चीज़ों को बताने की कोशिश करी है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर और जानकारी ये है कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है पूरा, और यहाँ पर विकास तो ज़्यादा हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतना सारा मिनरल्स और इतने सारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के बाद भी यहाँ पर जो लोगों की कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल वो इतनी अच्छी नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है आप लोगों को स्वर्ण भंडार से संबंधित। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक में, जो कि है यहाँ पर हैबिटेबल जोन प्लैनेट फाइंडर। तो देखिए जिसे हम HPF भी कह सकते हैं। तो देखिए तो हैबिटेबल जोन प्लैनेट फाइंडर जो है ने G940b नामक अपने पहले ग्रह, मतलब जिसे हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं, होने की पुष्टि कर दी है, जो कि 6 दिनों की कक्षीय अवधि में कम द्रव्यमान वाले चमकीले तारे, जिसे हम एम ड्वार्फ कहते हैं, की परिक्रमा करता है, जो कि पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो इससे पहले क्या हुआ था कि नासा के केपलर मिशन ने तारों के प्रकाश का पता लगाया था और यह बताया था कि वह अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान तारे के सामने से गुजरता है। और HPF मतलब जो इसकी हम बात करें हैवी वेट जोन प्लैनेट फाइंडर की द्वारा जो एक्सोप्लैनेट की पुष्टि करने की जानकारी जो दी गई है उसका ये इस्तेमाल करता है। तो देखिए अब समझना ये होगा यहाँ पर कि G940b है क्या। तो देखिए G940b जो है यहाँ पर शीर्ष एक निकटतम परागमन ग्रहों में से एक है। तो देखिए क्या होता है इस प्रकार, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें कुछ विशेष प्रकार के इलेक्ट्रो ऑप्टिक जो रेज होती है वो यहाँ पर पृथ्वी पर और इसके आसपास के जो क्षेत्रों में क्या होता है हब्बल टेलीस्कोप लगा होता है। तो यहाँ से अपनी जो वेव्स होती हैं इसको देती है और ये यहाँ पर इस मतलब वहाँ पर जो लेबोरेटरी होता है, जैसे नासा की लेबोरेटरी होती है, वहाँ पर ये पहुँचाता है। फिर वहाँ से पहुँचा करके ये एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, वहाँ से ये उसके रिफ्लेक्शन को मतलब डिफ्रैक्शन करता है, फिर वो गैटरिंग करता है और फिर उसके बाद यहाँ पर विशेष प्रकार के बहुत सारे जो
लेंस होते हैं उससे गुजारते हुए ये एक पर्दा होता है 2D डिटेक्टर वहाँ पर पहुँचाता है, जिसे यहाँ पर HPF स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है। तो देखिए ये वाला जो है इसको अगर समझना होगा तो HPF एक खगोलीय स्पेक्ट्रोग्राफ है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है यहाँ पर, जिसे पेन स्टेट यूनिवर्सिटी ने के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। और यह हाल ही में अमेरिका स्थित मैकडोनाल्ड ऑब्जर्वेटरी में हॉबी एबरली टेलीस्कोप पर स्थापित किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हॉबी एबलरी जो टेलीस्कोप है वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। HPF डॉपलर प्रभाव जो होता है का उपयोग करते हुए एक्सोप्लैनेट की खोज करता है। तो देखिए यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर कि हमने एक शब्द यूज़ किया डॉपलर प्रभाव क्या होता है और एक्सोप्लैनेट। तो देखिए डॉपलर प्रभाव इस प्रकार का एक प्रभाव होता है जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आप चलते हैं और कहीं दूर से गाड़ी आ रही होती है, वो वहाँ से हॉर्न बजाते हैं तो आपके पास कुछ समय के बाद वो आवाज़ सुनाई देता है। तो यह जो अपेक्षित आवाज़ सुनाई देता है, जो गति होती है, इसे ही यहाँ पर जो एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो श्रोता को ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से थोड़ी सी अधिक या कम हो सकती है। जैसे वहाँ पर यदि आप जहाँ पे सोर्स है, जहाँ से हॉर्न बजाया जा रहा है, वहाँ से आप सुनते हैं और दूसरी कंडीशन में आकर के आप उससे 100 मीटर की दूरी पे आके सुनते हैं, तो दोनों में जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है आवाज़ की, वह यहाँ पर कम ज़्यादा होती है। यह आप अनुभव भी कर सकते हैं। तो इसी प्रभाव को यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है, मतलब यहाँ पर डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। यही प्रभाव प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच अपेक्षित के कारण भी होता है। इसी को यदि आप लाइट के लिए भी इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, तो ये हो जाएगा। जैसे कि एक दूर से कहीं से रोशनी आ रही है, आप 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो उसकी जो तीव्रता होती है रोशनी की वो थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आप वहीं जब सोर्स के पास पहुंच जाते हैं तो उसकी तीव्रता भी कम, आपको पहले की अपेक्षा कुछ अलग दिखाई देगी। तो यह जो ध्वनि के लिए लागू होता है, यही कंसेप्ट यहाँ पर लाइट के लिए भी लागू होता है, जिसे प्रेक्षक को प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश की तुलना में उन दोनों की अपेक्षित बहुत ही कम होती है। तो ये सारी चीज़ें समझी जा सकती हैं। फिर यहाँ पर हमने स्पेक्ट्रोग्राफ एक शब्द यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये वाला HPF स्पेक्ट्रोग्राफ। तो अब समझना होगा कि स्पेक्ट्रोग्राफ होता क्या है। तो देखिए स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश को उसके घटक तरंग दैर्ध्य में विभाजित करता है। इस वैज्ञानिक स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट हिस्से पर प्रकाश के गुणों को मापने और प्राप्त करने वाले परिणामों का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ से जब लाइट स्कैटर्ड हो रही है, मतलब डिफ्रैक्शन हो रहा है, गैटरिंग हो रही है, तो ये लेंस के माध्यम से इस एक प्लेट पे जा रहा है, इसे यहाँ पर स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। फिर जो HPF होता है वह आसपास के कम द्रव्यमान वाले तारों में आ रही अवरक्त किरणों के संकेत की जो स्पष्ट माप है उसको वो प्रदान करता है। HPF के वास योग्य क्षेत्र, जिसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है, में ग्रहों का पता लगाने और उन्हें चिन्हित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे यहाँ पर गोल्डीलॉक्स जोन के रूप में जाना जाता है। यह तारे के आसपास का क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह पर जल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। फिर HPF वर्तमान में निकटतम कम द्रव्यमान वाले तारों का सर्वेक्षण कर रहा है, जिसे M ड्वार्फ भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना कि M ड्वार्फ किसे कहा जाता है। तो HPF जो है उसके आसपास के जितने भी तारे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, सर्वेक्षण कर रहा है, जिसे यहाँ पर M ड्वार्फ कहा जाता है। दोस्तों हमने इस पूरे के पूरे टॉपिक में सबसे पहले स्टार्ट किया था एक्सोप्लैनेट से। तो अब हमें समझना होगा कि एक्सोप्लैनेट होता क्या है। तो देखिए एक एक्सोप्लैनेट या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सोलर ग्रह सौर मंडल के बाहर का ग्रह होता है। मतलब जो सौर मंडल के बाहर का जो ग्रह होता है उसे यहाँ पर एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट की जो पहली डेफिनेशन है उसकी पुष्टि की गई थी पहली बार 1992 में, मतलब 1992 में इसकी पुष्टि की गई थी। एक्सोप्लैनेट को दूरबीन से देखना बहुत कठिन होता है क्योंकि यह पहले ही सौर मंडल से बाहर होता है। ये उन तारों को की तेज चमक के कारण दिखाई नहीं देता है जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। इसलिए खगोलविदों ने एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और अध्ययन करने के लिए अन्य तकनीकों का उपयोग किया है, जैसे कि इन ग्रहों का उन तारों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करके इसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है एक्सोप्लैनेट के बारे में। तो ये था आप लोगों के लिए पहला टॉपिक था स्वर्ण भंडार। दूसरा टॉपिक हमने कब कंप्लीट किया है हैबिटेबल जोन प्लैनेट फाइंडर।
अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक से संबंधित, जो कि है यहाँ पर नई एंटीबायोटिक, मतलब न्यू एंटीबायोटिक क्या है। तो देखिए, कनाडा के मैकमास्टर विश्वविद्यालय के में वैज्ञानिकों द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं का नया समूह खोजा गया है, जो कि प्रति सूक्ष्मजीवी प्रतिरोधी, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसे हम AMR कहेंगे, से निपटने में सहायक हो सकता है। तो इसके क्या महत्वपूर्ण फैक्ट सामने आए हैं। तो इसमें सामने ये आया है कि कार्बोमाइसिन और काम्पलेस्टिन बैक्टीरियल वॉल को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का काम करते हैं। ये इस प्रकार बैक्टीरियल कोशिकाओं का विभाजन रोका जाता है। बैक्टीरियल वॉल क्या होता है। तो देखिए, बैक्टीरिया की कोशिकाओं के बाहर चारों ओर एक दीवार होता है, इसे उन्हें आकार देती हैं और शक्ति का स्रोत होता है ये बाकायदा। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि यह पेनिसिलिन जैसे पुराने एंटीबायोटिक्स के विपरीत काम करती है, जो कि बैक्टीरियल वॉल को पहले ही स्थान पर बनने से रोककर बैक्टीरिया को मारती भी है। फिर यहाँ पे शोध में क्या जानकारी प्राप्त हुई है। तो देखिए, अपने शोध के लिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पर ग्लाइकोपेप्टाइड्स नामक एंटीबायोटिक दवाएं थी, उसके एक वर्ग का अध्ययन किया, जो मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होते हैं। सेल इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने पाया कि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल वॉल पर हमला करने के बाद कार्य करते हैं। शोधकर्ताओं ने ये भी जानकारी निकाला कि एंटीबायोटिक्स, जिसे यहाँ पर हम स्टेफिलोकोकस ऑरियस कहा जाता है, ये जो पूरा का पूरा एंटीबायोटिक से चूहों में संक्रमण को रोकने में सक्षम है। फिर यहाँ पर स्टेफिलोकोकस ऑरियस दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का एक वर्ग है। बैक्टीरिया के इस वर्ग को गंभीर संक्रमण का कारण माना जाता है। फिर यहाँ पर हमने देखा था एंटीबायोटिक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रति सूक्ष्मजीवी प्रतिरोधी, मतलब यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR क्या है। तो देखिए, AMR एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनुष्यों, जानवरों, जलीय कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग AMR में योगदान देता है। इसके अलावा इस समस्या का कारण खेतों, कारखानों, मेडिकल एवं घरेलू अपशिष्टों का जो खराब प्रबंधन है वो है, क्योंकि हम मोस्टली जो भी कारखाने से निकलते हैं, खेतों से जो भी यहाँ पर मेडिकल के जो भी दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स हम डालते हैं, वो उसका हम सही से प्रबंधन नहीं करते हैं और अल्टीमेटली वो पानी में जा कर के मिल जाता है। तो ये जो जलीय क्षेत्र होते हैं उसको ये ख़राब कर देता है, दूषित कर देता है। फिर 26 जुलाई 2019 को AMR का प्रबंध करने हेतु एक कार्य योजना विकसित करने में वर्तमान में केरल के बाद मध्य प्रदेश भारत का एक दूसरा राज्य है, जो कि यहाँ पर जितने भी AMR से रिलेटेड, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निकलने वाले जो भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसको यहाँ पर प्रबंधित किया जाता है। तो ये दो राज्यों के नाम याद रखना है, केरल और मध्य प्रदेश। AMR से निपटने के तरीकों का पता लगाने के लिए 10 अफ्रीकी देशों के विशेषज्ञों ने 22 से लेकर के 24 जनवरी 2020 को जाम्बिया के लुसाका में ये एक मुलाकात करी और यहाँ पर परिणाम अभी सार्थक कह सकते हैं, सार्थक नहीं आया, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो भी परिणाम आए वो अच्छे आए पूरे विश्व जगत के लिए। फिर एंटीबायोटिक दवाओं के एक नए वर्ग की खोज से संबंधित अध्ययन का निष्कर्ष 12 फरवरी 2020 को नेचर पत्रिका में भी प्रकाशित किया गया था। तो आप लोगों से मैं बोलूँगा कि नेचर पत्रिका आप गूगल करिए और ये सारे टॉपिक को डालिए, जो भी वहाँ पर एडिटोरियल्स सेक्शन छपे होंगे आप जरूर पढ़ने की कोशिश करिए और जो भी आपके सजेशंस होते हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे टॉपिक के, जो कि यहाँ पर कवाल टाइगर रिजर्व। तो देखिए, कवाल टाइगर रिजर्व जो है भारत के तेलंगाना राज्य में मनचेरियल जिला, जिसका पुराना नाम यहाँ पर आदिलाबाद था, मतलब रखा था, के जन्नाराम मंडल में स्थित है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये पूरा मैप में देख रहे हैं यहाँ पर। तो मैप में जब आप यहाँ देख रहे हैं पूरे, ये आंध्र प्रदेश का ये वाला हिस्सा है, ये आंध्र प्रदेश है। फिर ये वाला तेलंगाना का हिस्सा है, ये उड़ीसा है। फिर ये वाला आप देखेंगे कर्नाटका है, ओके, और ये महाराष्ट्र है। तो इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि कवाल टाइगर रिजर्व स्थित है ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि यह जो पूरा क्षेत्र है यह सह्याद्री पहाड़ियों से लेकर महाराष्ट्र के ताडोबा वन तक फैला हुआ है, जो कि यहाँ पर 893 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का ये पूरा हिस्सा है, पूरा उस जगह में फैला हुआ है ये कवाल टाइगर रिजर्व। तो देखिए, फिर इसके बाद यह अभ्यारण्य गोदावरी और कदम नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में है, जो कि अभ्यारण्य के दक्षिण में बहती है।
कव्वाल टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। इसे वर्ष 1999 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में कव्वाल वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया था। ये आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने इसको 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था। अब यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, मतलब वेजिटेशन किस प्रकार का होता है, फ्लोरा और फौना की बात करें तो यहाँ पर सागौन वनों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये शुष्क पर्णपाती सागौन वनों के अलावा यहाँ पर बांस, टर्मनलिया, फिर पोरोकार्पस, फिर यहाँ पर एनोगाइसिस और कैसियास के भी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ये नाम बहुत ही अटपटे हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जीव जंतुओं की बात करें तो क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर स्तनधारी प्रजातियों में बाघ, तेंदुआ, गौर, चीतल, सांभर, नीलगाय, फिर बार्किंग डियर यहाँ और स्लॉथ बियर यहाँ पर आदि पाए जाते हैं। फिर जो पांचवा टॉपिक है हमारा वो है यहाँ पर मलई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए, मलई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्टकट में NTCA कहा जाता है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर मलई महादेश्वरा जो वन्यजीव अभयारण्य है को टाइगर रिजर्व टाइगर घोषित कर सकता है ये पूरे क्षेत्र को। अभी ये टाइगर रिजर्व है नहीं, लेकिन इसको घोषित किया जा सकता है, जो इसके क्राइटेरिया होती हैं टाइगर के लिए। तो देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये कहाँ स्थित है ये पहले समझ में आना चाहिए। तो देखिए, ये मलई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य या फिर इसे माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में पूर्वी घाट का एक संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र है, अभयारण्य है। तो ये देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटका का क्षेत्र है पूरा। तो ये कर्नाटका में ये स्थित है ये। फिर इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम इस अभयारण्य में स्थित प्रसिद्ध मलई महादेश्वरा हिल मंदिर के प्रमुख देवता भगवान माले महादेश्वरा के नाम पर रखा गया है। इस अभयारण्य को वर्ष 2013 में स्थापित किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है वो 906.187 है, मतलब 906.187 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। इस अभयारण्य के उत्तर पूर्व में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य मतलब अभयारण्य है, जो कि दक्षिण में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है और पश्चिम में यहाँ पर बिलिंगिरी स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व स्थित है। तो यहाँ पर ये वाला जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर पूर्व में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य है, दक्षिण में यहाँ पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु में है, और फिर पश्चिम में देखेंगे आप तो बिलिगिरी रंगास्वामी टाइगर मंदिर रिजर्व है जो कि कर्नाटक में है। तो ये अब बहुत विशेष हो जाता है क्योंकि तीन यहाँ पर वन्य क्षेत्र आ जाते हैं। यह अभयारण्य बाघों का निवास स्थान है जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिजंक्शन के बहुत करीब स्थित है। तो इस वजह से ये ज़्यादा फेमस भी है। और इसके साथ साथ जो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य टाइगरों के नंबर में दूसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में 526 टाइगर्स हैं, कर्नाटक में यहाँ पर 524 है और उत्तराखंड यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा टाइगर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया है, इसीलिए यहाँ पर इसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र रखने की घोषित करने के लिए मांग की जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने 5 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है। पहला था इसमें स्वर्ण भंडार, दूसरा हैबिटेबल जोन प्लानट फाइंडर, तीसरा यहाँ पर नई जो एंटीबायोटिक खोजी गई है, और चौथा कवास टाइगर रिजर्व, और पांचवा मलई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य। अब इन 5 टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से 5 सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को देना है। पहला सवाल यहाँ पर ये है कि जो एक मतलब ये स्वर्ण होता है, उस सोना होता है जो निकाला जाता है, उसके यूनिट को किस यूनिट से नापा जाता है, मतलब उसकी मापने की यूनिट क्या है, ये आप लोगों को बताना है। दूसरा, यहाँ पर हैबिटेबल जोन प्लानट के द्वारा जो यहाँ पर प्लानट ढूंढा गया है उसका नाम बताना है आपको। फिर यहाँ पर नई एंटीबायोटिक किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ढूंढा गया है। फिर जो चौथा टॉपिक है यहाँ पर किस टाइगर रिजर्व जो है यह तेलंगाना के किस जिले में स्थित है, और मलई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। इन 5 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो पीडीएफ है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दिए हुए फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे पीडीएफ के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगी वो मिल जाया करेंगे। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों ये जो यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेगा, तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।